नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम एक और महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे मानव बस्तियों के बारे में। इससे पहले क्लास 12th की ज्योग्राफी के हमने 9 चैप्टर पूरे कर लिए हैं वर्ल्ड वाली बुक के। जिस भी छात्र ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे आई डिस्क्रिप्शन में आ रहे लिंक का प्रयोग करके पुरानी वीडियो देख सकता है, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारी की सारी पुरानी वीडियो देख सकता है और जान सकता है इस बुक के बारे में और भी अधिक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी नई वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मानव बस्ती। तो मानव बस्ती के बारे में मैं आपको बता दूं, मानव बस्ती के बारे में अधिकतर जो हमारी सोच होती है कि बस्ती किसे कहते हैं, तो लोगों की जो सोच होती है वो सोचते हैं कि जहां घास फूस के इलाके हों, गांव के क्षेत्र हों, जहां के अंदर घास से या फिर छप्पर वाले जो मकान होते हैं उनको हम बस्ती कहते हैं, या फिर छोटे छोटे तंग इलाकों वाली झुग्गी झोंपड़ियां। लेकिन मानव बस्ती ज्योग्राफी के अंदर इसका अर्थ कतई भी ये नहीं है। मानव बस्ती एक विस्तृत सोच है भूगोल के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से या पहले टॉपिक से। जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि मानव बस्ती क्या है। तो मानव बस्ती किसे कहते हैं? मनुष्य का जो स्थायी निवास होता है, मनुष्य का स्थायी निवास या मनुष्य के स्थायी निवास को मानव बस्ती के नाम से जानते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर भौगोलिक भिन्नता है, सांस्कृतिक भिन्नता है, आर्थिक भिन्नता है, सामाजिक भिन्नता है, समाज में वातावरण में अंतर है। तो इन सभी भिन्नताओं के कारण बच्चों पूरी दुनिया के अंदर जो मानव बस्तियां हैं, मानव बस्तियां सदियों से प्रभावित होती हैं और प्रभावित होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से ये बस्ती चली जाती हैं। आकार अलग हो जाता है इनकी विशेषताएं अलग हो जाती हैं। तो इसीलिए ये मानव बस्ती सदियों से इन सभी कारणों से प्रभावित होती आई है। तो ये मानव बस्तियां होती हैं। ठीक है, मानव बस्तियों के बारे में समझ में आया होगा आपको क्या होता है मानव बस्ती। मनुष्य का स्थायी निवास, जहां मनुष्य रहता है, परमानेंट, वो मानव बस्ती होती है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है मानव बस्तियों का वर्गीकरण करना है कि मानव बस्ती का वर्गीकरण करिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो मानव बस्ती विशेष प्रकार से 2 प्रकार की होती हैं। तो जो पहली मानव बस्ती है उसकी चर्चा करते हैं। तो पहली मानव बस्ती कौन सी है? ग्रामीण बस्ती, दूसरे नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती कौन सी होती है और नगरीय बस्तियां कौन सी होती है? क्योंकि कुछ बस्तियां मतलब लोग तो परमानेंट तरीके से गांव में भी रहते हैं और शहरों में भी रहते हैं। तो शहरों के जो बस्तियां होती है उन्हें क्यों शहरों की या फिर नगरीय बस्ती कहते हैं और क्यों ग्रामीण बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं वो बताना है। तो ग्रामीण बस्ती वह बस्तियां होती है जहां पर 75% आबादी, 75 या 1/3 जो पॉपुलेशन है वो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी होती है। प्राथमिक क्रियाकलाप मतलब कृषि या फिर आखेट या फिर खनन, इन कामों में जो लगी होती है वो जो जनसंख्या होती है या फिर वो इलाके जो होते हैं वो ग्रामीण बस्ती के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद नगरीय बस्ती, इसके उलट वह क्षेत्र जहां पर 75% आबादी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न होती है वो क्षेत्र कहलाते हैं नगरीय बस्ती। तो आगे चलते हैं। इसके बाद पूछ रहा आपसे कि उपनगर क्या है। उपनगर, तो मैं बता दूं आपको कि उपनगर क्या होता है। जब मनुष्य शहरों के घने बसे इलाके जो होते हैं, देखा आपने दिल्ली देखा होगा, दिल्ली कितना कितना कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर पास पास लोग, छोटे से इलाके के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। इससे क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए ना तो स्वच्छ हवा होती है, ना मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा होती है, ना खुले क्षेत्र होते हैं। तो इनके परेशानी के कारण, इन परेशानियों के कारण क्या होते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो घने बसे इलाके होते हैं, जो शहरों के घने बसे इलाके होते हैं, उनसे दूर अच्छे रहन सहन के लिए, अच्छे हवा के लिए, अच्छे वातावरण के लिए शहरों से कुछ दूरी पर निवास स्थान बना लेते हैं, वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। और वह निवास स्थान क्या कहलाते हैं? वो उपनगर कहलाते हैं, जहां से लोग रोज बच्चों को स्कूल लेकर के आते हैं, रोज अपने कार्यस्थल पर यानी शहरों के अंदर आते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके उपनगर, यानी शहरों से थोड़ी दूरी पर स्थित नगर जो अच्छे रहन सहन, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे खुले क्षेत्र के लिए अपने आप विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास नोएडा या गुरुग्राम, तो ये आपके उपनगर हैं। ठीक है, अब तो खैर नगर से भी ज्यादा विकसित हो रहे हैं ये। आगे बात करें, बाकी उपनगर के रूप में ही विकसित हुए थे पहले ये। अब बात करें बस्तियों के प्रकार की, तो बस्तियों के प्रकार की बात करें तो आकार के आधार पर बस्तियां बेटा 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है,
आकार के आधार पर बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक सनत बस्ती और एक प्रकीर्ण बस्ती। सनत बस्ती कौन सी होती है? सनत बस्ती यानी जहां पर बस्तियां एक दूसरे के नजदीक नजदीक काफी पास पास होती हैं, वो सनत बस्ती, ये शहरों के अंदर अक्सर देखी जाती है। प्रकीर्ण बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती कौन सी बस्ती होती है? जहां पर मकान काफी दूर दूर फैले हुए होते हैं और अक्सर गांव के जो मकान होते हैं वो किसी पूजा स्थल के माध्यम से, बाजार के माध्यम से या फिर पानी के कुएं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं मकान। तो ये हो जाते हैं बस्तियों के प्रकार आकार के आधार पर, सन्निहित बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। ठीक है। अगला टॉपिक है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने बात की ना कि बस्तियां, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती, तो उनके बारे में ही पूरा चैप्टर है। तो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक या फिर पूरी दुनिया में जो भी बस्तियां हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, पहला है जल की आपूर्ति। जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो जल के द्वारा मनुष्य की बहुत सारे या फिर कहें लगभग सारे क्रियाकलाप जल की आपूर्ति के बिना नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जहां जल होता है वहां पर ऑटोमेटिक बस्तियां ज्यादा बस जाती हैं, और इसीलिए सारी की सारी जो सभ्यताएं हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, तो वो सारी की सारी सभ्यताएं पानी के आसपास ही बसी। क्यों? क्योंकि पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए जल प्रभावित करता है मानव बस्तियों को या फिर ग्रामीण बस्ती को। भूमि, अगर उपजाऊ समतल भूमि है तो लोग वहीं रहना ज्यादा पसंद करते हैं और वहीं से जो है अपनी खेती वगैरह शुरू कर देते हैं, तो भूमि भी प्रभावित करती है। उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र मान लीजिए नदी के दोनों तरफ का जो ऊपरी इलाका है, क्योंकि नदियों के आसपास वाले इलाकों के अंदर अक्सर बाढ़ आ जाती है और पानी चढ़ जाता है, जिसके कारण उनके जो खेत होते हैं या उनके जो मकान होते हैं उनके बहने का खतरा रहता है। तो लोग ऐसी उच्च भूमि की तरफ ज्यादा रहना पसंद करते हैं ताकि बाढ़ से बचा जा सके। इसीलिए लोग अक्सर जो है जो मैदानी क्षेत्र होते हैं नदियों के द्वारा बनाए गए, जिसको नदियों ने निर्मित किया होता है, उनसे थोड़ा दूरी पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है। इसके बाद गृह निर्माण की सामग्री, तो गृह निर्माण की सामग्री मतलब जिससे मकान बनाए जाते हैं या बस्तियां बनाई जाती हैं, वो अगर आसानी से उपलब्ध है, जैसे लकड़ी, पत्थर और आदि अन्य वस्तु, तो ये जहां आसानी से मिल जाती है अक्सर लोग वहीं पर अपनी बस्तियां निर्धारित कर लेते हैं, निर्मित करना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद सुरक्षा, सुरक्षा भी ग्रामीण बस्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां सुरक्षा पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य बस्ती में क्यों रहता है, संगठन में क्यों रहना पसंद करता है? सुरक्षा के लिए। अगर सुरक्षा ही नहीं होगी तो क्या फायदा है इस बस्ती का? तो बस्ती के लोग जो है सुरक्षा के लिए भी जो है मानव बस्तियों में रहते हैं, जहां सुरक्षा ज्यादा मिलती है वहीं ज्यादा रहते हैं। ठीक है। ये प्रभावित करती हैं चीजें वो ग्रामीण बस्तियों को। तो मैंने 4-5 चीजें बताई आपको, एक तो जल की आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि, गृह निर्माण की सामग्री और सुरक्षा। आगे बात करते हैं नियोजित बस्ती क्या होती है। देखिए, नियोजित बस्ती वह बस्ती होती है जो सरकार द्वारा बसाई गई होती है। सरकार ने जिनको बसाया गया होता है, सरकार इसमें क्या करती है, पहले जमीन अधिग्रहित कर लेती है, कब्जे में ले लेती है जमीन को, फिर वहां पर सरकार जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है, जैसे आवास देगी, वहां पर पानी की सुविधा करेगी, स्कूल बनाएगी, सड़कें बनाएगी, नालियां बनाएगी, और इसके बाद वो व्यक्तियों को बसाती है। और ऐसी बस्ती जो होती हैं वो बेटा नियोजित बस्तियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए इथोपिया में और भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र के आसपास बसाई गई बस्तियां, ये बस्तियां नियोजित बस्तियां कहलाती हैं, जो सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप के बारे में। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप की चर्चा करते हैं। एक सेकेंड। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का वर्गीकरण करना बच्चों, तो ग्रामीण बस्तियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो कई आधारों पर किया जाता है। ठीक है। तो विन्यास के आधार पर करते हैं, कार्य के आधार पर और आकृति के आधार पर। विन्यास के आधार पर कितनी ग्रामीण बस्तियां होती हैं, तो वो कई प्रकार की होती है। जैसे विन्यास मतलब अलग होना, मान लीजिए कोई बस्ती मैदान से अलग होती है तो मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम और वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम। तो यानी विन्यास अलग होना होती हो, यानी किसी मैदान से अलग होती है, पठार से, तटीय मैदान से, वन से या मरुस्थल से, तो वो कहलाती हैं
ग्राम बस्तियां, पठारिया बस्तियां, या फिर कहीं मैदानी ग्राम, ग्रामीण पठारिया ग्राम, तटीय ग्राम, या वन ग्राम, या मरुस्थलीय ग्राम। इसके बाद कार्य के आधार पर बस्तियां। अब कार्य के आधार पर कौन कौन सी बस्तियां बसती हैं? तो कार्य के आधार पर कृषि ग्राम, मछुआरे ग्राम, कुम्हारों के गांव, पशुपालकों के गांव। तो इस प्रकार कार्य के आधार पर। आकृति के आधार पर कौन कौन सी होती है बेटा? रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे आकार, टी आकार और दोहरे ग्राम। तो इसके बाद रेखीय आकार क्या होते हैं? एक रेखा के दोनों तरफ जो गांव बसते हैं वो हो जाते हैं रेखीय ग्राम। आयताकार, आयताकार में क्या होता है कि दो रास्तों के दोनों तरफ जो बस्तियां वो आयताकार। वृत्ताकार, किसी तालाब के, झील के चारों ओर बसी हुई बस्तियां वो हो जाती हैं वृत्ताकार बस्तियां। तारे आकार यानी बहुत सारे क्षेत्रों से जब रास्ते आते हैं, उन रास्तों के चारों तरफ जो बस्तियां बसती हैं वो तारे आकार की। वाई आकार की बस्तियां जो होती है, एक रास्ता इधर से और एक रास्ता इधर से जा रहा हो, तो उधर जो बस्तियां बसती हैं वो टी आकार की या वाई आकार की। और दोहरे ग्राम क्या होते हैं? जो किसी नदी से या किसी नदी से, पटरी से, रेल से अलग अलग होते हो, ठीक है, क्षेत्र, तो वो दोहरे ग्राम। इस प्रकार से आकृति के आधार पर हम ग्रामीण बस्तियों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। तो ग्रामीण बस्तियों की समस्या पहली है, नियोजन और योजनाबद्ध तरीके से नहीं बसी होती हैं, पीने का पानी नहीं होता है, बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, और बाढ़ और सूखे की समस्या से ग्रस्त रहती हैं। एक मिनट। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है सिंचाई की सुविधा का अभाव होता है। मतलब इसमें सिंचाई की सुविधा का अभाव होता है, शौचालय और कूड़ा घर नहीं होता है। तो ये तो थी आपकी ग्रामीण समस्याओं की, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक जो है वो है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करना है। तो नगरीय बस्ती आपके बारे में मैंने बता दिया कि क्या होती हैं। इसके बाद नगरीय बस्ती भी ग्रामीण बस्तियों की वर्गीकरण के आधार पर कई तरीके होते हैं उनके, तो हम उनको जान लेते हैं। पहला जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या कोलंबिया में जहां की 1500 है, अर्जेंटीना पुर्तगाल में 2000 है, यूएसए और थाईलैंड में 2500, भारत के अंदर 5000 और जापान के अंदर 30,000, डेनमार्क और फिनलैंड, स्वीडन में 250। तो यानी जहां पर इतनी आबादी है अलग अलग देशों में, तो वो तो नगरीय जनसंख्या, नगरीय बस्तियां कहलाती हैं अलग अलग देशों में, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग होती है सभी देशों की। व्यवसायिक संरचना के आधार पर, जैसे इटली के अंदर 50% आबादी यदि ग्रामीण है तो ग्रामीण जनसंख्या, अगर ग्रामीण बस्तियां या अगर 50% से अधिक वो अगर प्राथमिक क्रियाकलाप में है तो प्राथमिक, और यदि द्वितीय क्रियाकलापों में है और तृतीय क्रियाकलापों में तो नगरीय बस्तियां। ऐसे भारत के अंदर क्या है 75% इसको रखा गया है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण करने का मतलब कुछ क्षेत्र नगरीय बस्तियां ऐसी होती हैं जो उनको ही नगरीय बस्तियां मानते हैं, जो प्रशासन द्वारा बसाई गई होती हैं। जैसे भारत में नगरीय बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? नगर पालिका, छावनी बोर्ड आदि ऐसी। तो ये प्रशासनिक बस्तियां हो जाती हैं जो सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। स्थिति के आधार पर, अब स्थिति के आधार पर भी अपने आप ही कुछ क्षेत्र जो है वो नगरीय बस्ती के रूप में विकसित हो जाते हैं, और उनके पीछे ऐतिहासिक कारक होता है। अवशेष का होना, मतलब ऐतिहासिक कारकों का होना, पत्तनों का होना, या फिर प्राचीन समय में जल वहां के आसपास होते थे, तो गृह निर्माण की सामग्री आसानी से मिल जाती थी, उपजाऊ भूमि मिल जाती थी, तो वह क्षेत्र जो है स्थिति के आधार पर नगर बन जाते थे। और ऐतिहासिक कारकों में जहां पर पतन होते थे वह क्षेत्र नगर बन जाते थे। यानी स्थिति भी डिपेंड करती है किसी क्षेत्र की वो नगरीय जनसंख्या को। तो वो नगर स्थिति कौन कौन सी होती थी? ऐतिहासिक अवशेष, पतन, गृह निर्माण की सामग्री, प्राचीन, जल मिल जाए वहां पर, उपजाऊ भूमि हो, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है नगरीय क्षेत्र के कार्य। नगरीय क्षेत्रों में क्या क्या काम किए जाते हैं? तो प्राचीन नगर में तो प्रशासन का, व्यापार का, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के काम किए जाते थे। लेकिन आज के समय के नगर के अंदर क्या क्या होता है? विशेषकर मनोरंजन, यातायात, खनन, निर्माण का काम, आवासीय, यानी बड़े बड़े मकान बने होते हैं, लोग जहां पर किराए पे रहते हैं,
तो ये काम बच्चों नगरीय क्षेत्रों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं, वो है, फिर अगला टॉपिक जो है प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं। बहुत आसान है, प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, तो राष्ट्र की राजधानी जहां होती है, जहां से सारे के सारे प्रशासनिक कार्यालय मौजूद होते हैं सरकार के, जहां से सरकार सभी कार्यों को पूरा करती है, उस क्षेत्र को हम प्रशासनिक नगर कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत की दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इथोपिया। ठीक है, ये 3 प्रशासनिक नगरों का यहाँ उदाहरण दिया गया है, जहां से प्रशासनिक कार्यालय सारे होते हैं और देश की राजधानी भी होती है, वो उसी को हम कहते हैं प्रशासनिक नगर। इसके बाद हम बात करें व्यापारिक और व्यवसायिक नगर कौन से होते हैं, तो व्यापारिक और व्यवसायिक नगर वह नगर होते हैं जहां से व्यापार और व्यवसाय ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जैसे फ्रैंकफर्ट, मैनचेस्टर, सेंट लुइस और लाहौर, बगदाद आदि। ठीक है, तो ये इलाके व्यवसायिक नगर हैं। ठीक है, जहां से व्यवसाय किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। आगे हम बात करें तो सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर वह नगर होते हैं जिनका सांस्कृतिक महत्व होता है इतिहास में कोई ना कोई, जैसे जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, इलाहाबाद। ये इलाके सांस्कृतिक महत्व वाले हैं और इसके आसपास ऑटोमेटिक नगर स्थापित हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सांस्कृतिक नगर। इसके बाद हम बात करते हैं, वो है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा क्या है कि अदीस अबाबा एक इथोपिया देश है, उसकी राजधानी है, उसकी विशेषता बतानी है, क्योंकि यहां पर मैं बता देता हूं कि ये एक ऐसा राजधानी है जो बहुत ही वेल सेटल्ड है, कहीं प्रशासनिक है, बहुत अच्छी तरीके से इसको व्यवस्थित तरीके से स्थापित किया गया है, इसीलिए इसको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है और हमारी बुक के अंदर इसको बताया गया, तो हम यहाँ पे इसको जान लेते हैं। तो इसकी क्या है, इथोपिया की ये राजधानी है, जिसका अर्थ होता है नवीन पुष्प, यानी अदीस अबाबा का अर्थ है नवीन पुष्प। इसको 1878 में बनाया गया था। इसका मुख्य राजकीय जो मुख्यालय बेटा वो पेजा, यानी इसका जो राजकीय मुख्यालय है उसको पेजा, अरात और अमिस्ट, ये मुख्य इसके प्रशासनिक मुख्यालय हैं अदीस अबाबा के। काहिरा से जोहानसबर्ग, काहिरा जो है आपको पता है मिस्र की राजधानी, जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, दोनों ही मिस्र और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, और ये उत्तर में ही दक्षिण में। कह रहा है कि जो काहिरा से जोहानसबर्ग के बीच में सबसे बड़ा जो बाजार है वो अदीस अबाबा के अंदर ही है, जिसका नाम है मरकाटो। क्या नाम है? मरकाटो। वो भी अदीस अबाबा के एक बहुत ही विस्तृत विशाल बाजार है। यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय मौजूद है, चिकित्सालय मौजूद है, महाविद्यालय मौजूद है। फिर जिबूती जो है अदीस अबाबा रेलवे स्टेशन का अंतिम रेलवे स्टेशन है। इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण जो वायु पतन है वो है बोले, जहां से पूरी दुनिया के अंदर उसका संपर्क स्थापित होता है। तो बच्चों ये था अदीस अबाबा के बारे में, अदीस अबाबा की विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं कैनबरा। कैनबरा की विशेषता बतानी है। कैनबरा के बारे में बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसको अमेरिकी जो वास्तुकारक था, अमेरिका का वास्तुकारक जिसका नाम था बल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में बनाया था। और तो इसको जो बनाया था वो 25,000 लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। इसके बाद जनसंख्या बढ़ने के कारण इसके अन्य क्षेत्रों का भी विकास किया गया। फिर इसके अंदर खुले क्षेत्र हैं, उद्यान हैं, पार्क मौजूद हैं कैनबरा के अंदर। इसमें क्या है, 5 प्रमुख केंद्र थे जो प्रत्येक को अलग अलग, जो 5 प्रमुख केंद्र बनाए गए कैनबरा में, और प्रत्येक जो केंद्र था उस केंद्र का जो कार्य था वो अलग अलग था। ठीक है, तो ये थी कैनबरा की विशेषताएं, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जिसको बनाया गया था 1912 में बल्टर बर्ली ग्रिफिन ने। ठीक है, 25,000 लोगों को ध्यान में रख करके इसका विकसित किया था। अगला टॉपिक है नगरीय बस्तियों के प्रकार। तो नगरीय बस्तियां जो होती हैं उनके प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो आकार और सुविधा के आधार पर इनको भी कई नामों से
जाना जाता है। तो नगरीय नगर, तो नगर क्या होते हैं? नगर जो होते हैं विशेष प्रकार के कार्य जहां पर निष्पादित किए जाते हैं। गांवों से विशेष प्रकार के जहां कार्य निष्पादित किए जाते हैं वह नगर कहलाते हैं। और जहां पर कौन कौन से काम किए थे? निर्माण का, खुदरा व्यापार किया जाता है, थोक व्यापार किया जाता है। तो ऐसी सुविधाएं जो गांव में नहीं होती हैं, शहर और नगरों में होती है, उन्हें हम नगर कहते हैं। इसके बाद शहर, शहर किसे कहते हैं? तो शहर बड़े नगर होते हैं, यानी नगर ही होते हैं लेकिन वो बहुत बड़े नगर होते हैं जिनके अंदर जो है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है। इनको ही हम जो है मिलियन सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सन नगर। अब कह रहा है सन नगर के बारे में बता रहा है कि सन नगर क्या होते हैं। तो 1915 में पैट्रिक गिरगिज ने इस शब्द का प्रयोग किया था। जब नगर व शहर आपस में मिल जाते हैं, यानी नगर मिल जाए, दो शहर आपस में मिल जाएं और नगरों और शहरों को मिलने से सन नगर का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो। तो यानी जब शहर और जब दो शहर आपस में मिल जाएं और नगर आपस में मिल जाएं तो उनके मिलने से बनता है सन नगर। विश्व नगरी, विश्व नगरी क्या है? ये यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। यानी इसका प्रयोग सबसे पहले 1957 के अंदर जिम गॉटमैन ने किया था। और ये क्या होता है? जब दो सन नगर आपस में मिलते हैं, जब दो सन नगर आपस में मिल जाते हैं तब उनके जुड़ने से बेटा बनती है विश्व नगरी, जिसका उदाहरण है यूएसए और बोस्टन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नगरों के हमने वर्गीकरण किया और जाना नगरों के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं मिलियन सिटी क्या होती है और ये इनका विकास कैसे हुआ। तो मिलियन सिटी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसे मिलियन सिटी कहते हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहली जो मिलियन सिटी थी सबको पता है वो लंदन थी, उसकी जो 1800 में बनी थी। ठीक है, इसके बाद 1850 में पेरिस, 1860 में न्यूयॉर्क, उसके बाद ये लगातार बढ़ती रही। 1950 तक आते आते ऐसे मिलियन सिटी 80 हो गई, 1975 में 160 और 2005 तक आते आते इनकी संख्या 438 हो गई। तो ये मिलियन सिटी की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विकासशील जो देश होते हैं, विकासशील देशों में जो बस्तियां होती हैं, बस्तियों की समस्याएं या संख्या लिख दिया गलती से, समस्याएं बताना है कि जो विकासशील देश होते हैं उन्हें विकसित देशों की मतलब बस्तियों की समस्याएं, तो वही जनसंख्या विस्फोट, छोटे व तंग रास्ते बच्चों, पानी की समस्याएं नहीं होती हैं, सफाई सही से नहीं होती है, बिजली ठीक नहीं होती है, गंदा पानी होता है, पानी की निकासी नहीं होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होती है, शिक्षा की कमी होती है। ये है विकासशील देशों में मानव बस्तियां जो होती हैं उनकी कमियां। और इसके बाद कह रहा है नगरीय बस्तियों की समस्याएं बताओ। फिर नगरीय बस्तियों की जो समस्याएं हैं वही आर्थिक समस्याएं, मतलब यहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीबी होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं, तो यानी सामाजिक समस्याएं होती हैं, सांस्कृतिक समस्याएं होती हैं और पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं। इसको आसान है, आप इसको अपने शब्दों में आसानी से विस्तार पूर्वक बता सकते हो, इसमें कोई ऐसा है नहीं कुछ समझाने लायक। ठीक है, फिर भी पर्यावरण संबंधी समस्या कौन सी होती है? जिसके कारण नगरों के क्षेत्रों के अंदर पर्यावरण दूषित हो जाता है और पर्यावरण के हानि हो जाती है और इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर में इतना ही और आशा करता हूं आपको ये चैप्टर भी समझ आया होगा। और अगर ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और आने वाली जो वीडियो है उसके लिए हमारे जो चैनल है उसको बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन शुभ रहे।